टेबल नंबर 820, प्लान नंबर 820, प्लान 820, LIC न्यू मनी बैक प्लान। LIC ने 2 मनी बैक प्लान लॉन्च किए हैं। एक टेबल नंबर 820 जो कि 20 साल के लिए है, और टेबल नंबर 821 जो कि 21 साल के लिए है। हम इन दोनों प्लानों को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। बेसिकली पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लें, फिर इसके ऊपर हम कैसे इनको हम मार्केट कर सकते हैं, कैसे इनको हम बेच सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टेबल नंबर 820 से। इसमें थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे कि सबसे पहले कोई भी प्लान है तो उसके बारे में हम अगर बात करें कौन इसको ले सकता है, क्या क्या बेसिक कंडीशंस हैं, सबसे पहले वो पॉइंट हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर टेबल नंबर 820 के बारे में बात हो रही है। 821 की भी यही कंडीशंस हैं। थोड़ा सा हमें डिफरेंस उनमें देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर हम बात करते हैं एज एंट्री, कौन व्यक्ति इसको ले सकता है, तो आप देख सकते हैं कि 13 साल से 50 साल के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे कि 13 से 50 है? 2 चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। एक कि मैच्योरिटी एज, सबसे पहले ये देखिए कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है, 70 ईयर्स। जैसे पिछले प्लान में अगर हमने बात करी हो, अगर आपने देखा हो 815 जीवन आनंद और 814 एंडोमेंट प्लान अगर हमने देखे हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो है 75 ईयर्स, बट यहाँ पर 70 है। अगर हमें ये मालूम है कि जो मैच्योरिटी है मनी बैक प्लान में टेबल नंबर 820 हो या 821 हो, दोनों में ही अगर मैच्योरिटी एज 70 दी हुई है, 70 ईयर्स है, तो हम आराम से उसकी एंट्री के बारे में बातें कर सकते हैं, क्योंकि एक मनी बैक प्लान है। और मनी बैक में क्या है, किस तरह का मनी बैक है कि 5 साल के बाद एक फिक्स अमाउंट आना है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। 820 तो 20 साल का है, जिसमें कि 5, 10, 15 पे जो मनी बैक आएगा, और जो 821 नंबर टेबल है वो 25 सालों का प्लान है, जिसमें कि 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे और 20 साल पे मनी बैक आएगा, और मैच्योरिटी जो होगी वो 25 सालों पे होगी। तो टेबल नंबर 821 जो है वो 25 सालों का है, और 820 जो है वो 20 सालों का है। अभी थोड़ा सा यहीं से हम डिफरेंस देखेंगे। हम बात कर रहे थे कौन व्यक्ति इसको ले सकता है, किसकी एज। तो जब मैच्योरिटी हमने पढ़ी कि 70 ईयर्स होनी चाहिए, तो अगर हम यहाँ से देखें मैक्सिमम एज एंट्री अगर देखना चाहते हैं, तो आप देखिए 70 से 20 माइनस करेंगे तो 50 साल, 50। तो 50 ईयर्स की जो एज वाला व्यक्ति है, जिसकी मैक्सिमम एज 50 है, वो इसको ले सकता है। अगर यहाँ पर भी 25 टर्म माइनस करें 70 में से, तो आप देख सकते हैं कि 45, जिसकी एज 45 है मैक्सिमम ईयर्स, वो इस पॉलिसी को ले सकता है। अभी LIC में एक रूल है कि जब भी हम किसी की पॉलिसी करते हैं, तो जो पहला मनी बैक है या कोई मैच्योरिटी अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट उस पॉलिसी होल्डर को तभी मिलेगा जब वो मेजर हो या अडल्ट हो या 18 साल पूरे कर चुका हो। अगर हम इन दोनों ही पॉलिसी में देखें तो आपको दिखाई देगा कि दोनों में मनी बैक 5 साल में आना है, और यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को मेजर होना है। तो जब 5 साल में आना है और उसकी एज मिनिमम 18 होनी है, तो इसका मतलब 13 साल से लेकर मिनिमम एज एंट्री है 13 साल। दोनों ही पॉलिसियों में कम से कम उम्र जो है वो 13 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री 820 में 50 है, क्योंकि 50 और 20 70 पे मैच्योरिटी आनी है। और 821 वाली पॉलिसी की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज एंट्री है वो 45 ईयर्स है, क्योंकि 25 साल अगर 45 में ऐड करेंगे तो 70। तो अगर हमें पता है कि मैच्योरिटी एज इसकी पता है, तो हम बड़े आराम से ये चीज़ कह सकते हैं कि एज एंट्री क्या है। 820 में 13 से 50, 821 में 13 से 45। तो ये इसकी
एज एंट्री है। मैच्योरिटी एज हो गई, एज एंट्री होगी। अब टर्म, टर्म जो दोनों ही पॉलिसियां हैं उनमें फिक्स है। अगर हम बात करते हैं, शायद यहाँ पर देखिए आप टर्म की बात करें तो 820 में टेबल नंबर जो 820 है उसमें ये फिक्स है कि आपकी 20 साल जो टर्म है वो फिक्स है। मतलब जैसे 815 न्यू जीवन आनंद में है, 814 एंडोमेंट में है कि टर्म आप अपने हिसाब से चूज कर सकते थे। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो टर्म है वो फिक्स है। और फिक्स क्या है? 8-20-20, मतलब 20 साल की टर्म। टेबल है 820 और 20 साल की ही टर्म मिलेगी, ये फिक्स है। ऐसे ही 821 में 8-21-25, वहाँ पर 25 साल की टर्म फिक्स है। तो एज एंट्री के बाद हमने टर्म देखी। अभी पहले क्या होता था, जिन लोगों ने कुछ पॉलिसियां पहले बेची हैं उनको मालूम है कि इन पॉलिसीज में जितना टेन्योर होता था उतने टेन्योर तक पेमेंट देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर नई पॉलिसी में क्या है कि नई पॉलिसी में आपको एक सर्टेन टाइम तक पेमेंट देनी है, उसके बाद पेमेंट नहीं देनी है। 5 साल पहले, मैच्योरिटी से 5 साल पहले तक ही पेमेंट देनी है, उसके बाद पेमेंट नहीं देनी है। तो 15 से 20 साल की अगर बात करें तो ये प्रीमियम हॉलीडे है। मतलब 820 नंबर टेबल की बात करते हैं तो इसमें 15 साल पेमेंट जाएगी, और 821 टेबल की बात करें तो इसमें 20 साल पेमेंट जाएगी। आगे के 5 साल जो हैं वो उनमें कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और उनको हम प्रीमियम हॉलीडे कहेंगे। ये एक बड़ा चेंज है। जो कुछ एडवाइज़र हैं जिन्होंने नए प्लान्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो शायद उनको ये चीज़ परेशानी में डाल सकती है कि जो पेमेंट है वो सिर्फ 15 साल जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 821 नंबर टेबल की तो इसमें पेमेंट 20 साल तक जाएगी और मैच्योरिटी एज जो है वो 25 है। मतलब मैच्योरिटी की जो टर्म है वो 20 आएगी। तो ये जब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ये भी हो गया। मोड सारे हैं प्रीमियम पेमेंट के लिए, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ईसीएस। और बड़ी बात यह है कि अब इंश्योरेंस अमाउंट जो मिनिमम है वो 1 लाख रुपए का होगा। 1 लाख के ऊपर 5000 के मल्टीपल में, मतलब 1005, 1010, 1020, सॉरी 1,05,000, 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000, इस तरह से पॉलिसी हो सकती है। अपर लिमिट कोई नहीं है। तो एज एंट्री मुझे लगता है काफ़ी आसानी से अब याद कर सकते हैं कि अगर हमें 70 ईयर्स पता है कि मैच्योरिटी मैक्सिमम एज है तो 13 से 50 हो सकती है। पॉलिसी की टर्म फिक्स है, 20 साल ही रहेगी। प्रीमियम 15 साल तक देना है। सारे मोड अवेलेबल हैं और मिनिमम इंश्योरेंस 1 लाख का है। तो ये जो अगर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो बड़े आराम से हम इस पॉलिसी को किसको सजेस्ट करें, कहीं पर अगर बैठे हों तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसके बारे में। यहाँ पर मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि आप 815 वाला वीडियो या 814 वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो बड़ी आसानी होगी इस पॉलिसी को समझने में, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं। तो अगर किसी ने 815 वाला जो ट्रेनिंग सेशन है या वीडियो है या प्रेजेंटेशन है वो देख ली है तो ये जो प्रेजेंटेशन है बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस सिंगल प्रेजेंटेशन में हम 820 820 नंबर और 821 821 नंबर दोनों मनी बैकों को साइमल्टेनियसली एक साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 820 और 821 में क्या डिफरेंस है। मैं अगर 820 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँ, दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 820 ये 820 है और ये 821 है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एज हमने 30 ईयर्स ली तो यहाँ पर 30, दोनों ही केसेस में 30 ईयर्स की हमने एज एंट्री ली है। तो ये 50 पे 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ 50 ईयर्स जैसे एज होगी तो मैच्योर हो जाएगी, और ये 55 ईयर्स पे ये 821 है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, थोड़ा सा कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे। यहाँ पर 820 और एक हम 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी किसी को पॉलिसी बता रहे हैं तो सम अश्योर्ड मिनिमम 10 लाख पे बात करिए, क्योंकि पॉलिसी का इंश्योरेंस एक्सप्लेन करने से अगर 10 लाख का एक्सप्लेन करेंगे और प्रीमियम ज़्यादा होगा
तो पार्टी खुद ब खुद बोलेगी कि प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा, इसको कम कर लीजिए। लेकिन अगर आपने कम प्रीमियम से स्टार्ट किया है या कम इंश्योरेंस से स्टार्ट किया है तो बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। हम बात कर रहे थे मनी बैक की। अभी मनी बैक जो आना है 30 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद आएगा 35 पे, फिर 5 साल के बाद आएगा 40 पे, फिर 5 साल के बाद आएगा 45 पे, और ये 50 पे जो है वो मैच्योरिटी है। ऐसी ही जो कंडीशन है वो 821 में भी है। 35 साल का आएगा यहाँ पर 5 साल के बाद, 40 का फिर 5 साल के बाद, फिर 45 5 साल के बाद, 50 एंड देन 55। अभी जो मनी बैक आना है वो कैसे है, पहले किसी ने अगर पॉलिसी पढ़ी है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इसमें जो मनी बैक आता है वो आता है 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। मतलब सम अश्योर्ड अगर हमारा 10 लाख रुपए का है तो हमारा 20% यहाँ पर आएगा। 20% का अगर हम बात करें तो 10 लैक्स की, तो 2 लाख रुपए हमारा मनी बैक आ गया। इसके बाद 40 की 5 साल के बाद की बात करते हैं। 40 साल पे जब 5 साल के बाद फिर मनी बैक 20% आएगा और फिर 20% आएगा, तो 2 लाख यहाँ पर 35 की एज पे, 2 लाख 40 की एज पे, और 2 लाख जो है वो 45 की एज पे। और बैलेंस यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो पेमेंट ली है वो 20% ऑफ द सम अश्योर्ड है। ये सारा का सारा सम अश्योर्ड 100% हमारा 10 लाख रुपए है, उसमें से 20 हम ले चुके, 60% हम मनी बैक के माध्यम से हम ले चुके हैं। तो अभी 50 पे क्या मिलेगा, जैसे हमने 815 में देखा है कि टोटल सम अश्योर्ड मिलता था, प्लस बोनस मिलता था, और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता था। तो अभी क्योंकि हम 60% पहले ले चुके हैं मनी बैक के माध्यम से, तो हम यहाँ पर 40% ही मिलेगा हमें ऑफ सम अश्योर्ड। मतलब 10 लाख के लिए हमें 4 लाख रुपए मिलेंगे। बोनस 1 साल का जो है वो अगर 45 रुपये है 1000 रुपये के ऊपर, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 10 लाख की, तो 45,000 रुपये साल का हो गया बोनस। और यहाँ पर अगर पहुँच के हम मल्टीप्लाई करें इसको 20 से, तो लगभग 9 लाख रुपए का जो बोनस ही हो गया। क्योंकि 1 साल का बोनस 45 रुपये है, तो 1 साल का बोनस 45,000 रुपये है 10 लाख के ऊपर, तो 20 सालों का 9 लाख रुपये हो गया, प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो कुल मिला के अगर फाइनल एडिशन बोनस भी देखें तो अगर 200 रुपये का भी आंकड़ा ले, जैसे मैंने कहा 815 नंबर अगर वीडियो आपने देखा है, प्लान समझा है, तो फाइनल एडिशन अपने आप लगा सकते हैं। और मिनिमम 200 रुपये अगर पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड लूँ, क्योंकि जो फाइनल एडिशन बोनस एक ही बार ऐड होता है, तो अब देखेंगे 2 लाख रुपये ये, 9 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 9 और 2 11 और 4 15 लाख रुपये की जो है वो मैच्योरिटी हो जाती है। तो इस पॉलिसी में ध्यान रखने की बात यह है कि मैच्योरिटी तो हम 815 या 814 में जैसे हमने कैलकुलेट करी वैसे ही करते हैं, लेकिन उसका 60% हम पहले माइनस कर देते हैं, क्योंकि 60% जो है वो मनी बैक के माध्यम से निकल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हम 821 की बात करते हैं। 821 में मैच्योरिटी जो है वो सेम रहेगी दोनों में। जैसे मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 70 है, उसी तरह से मैच्योरिटी भी दोनों में सेम रहेगी। 40% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस बोनस। यहाँ बोनस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ टर्म 20 साल की थी, यहाँ 25 साल बोनस ऐड होगा, तो कहीं ना कहीं जो बोनस है वो ज़्यादा होगा। और 45 रुपये ही अगर बोनस है 821 में 10 लाख के ऊपर, 45,000 रुपये बोनस बनता है, और 45,000 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 11.5-12 लाख रुपये का जो है वो बोनस बनता है। और फाइनल एडिशन बोनस डेफिनेटली यहाँ पर 200 अगर 20 साल में होता है तो 25 साल में ये 400 रुपये के आसपास होगा, तो लगभग 4 लाख रुपये वो। तो अगर देखेंगे 4 और 4 8 और 12, ये लगभग 20 लाख रुपये के आसपास की मैच्योरिटी बनती है। और वो बैलेंस जो है वो मनी बैक के माध्यम से आएगा, लेकिन मनी बैक यहाँ पर 20% नहीं होगा। मैंने मैच्योरिटी कही कि 40% ऑफ द सम अश्योर्ड, तो 40% जैसे 820 में था 40%, यहाँ पर भी 40% ही मिलेगा। और बैलेंस जो है 60% जो रहा वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में 35, 40, 45, 50 पर बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा। मतलब 15% ऑफ द सम अश्योर्ड, 15% ऑफ द सम अश्योर्ड, 15% ऑफ द सम अश्योर्ड, तो 15% ऑफ द सम अश्योर्ड। तो अगर आप देखें कि 10 लाख के लिए हमें 1.5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर मिला, 1.5 लाख का अमाउंट यहाँ पर मिला, 1.5 लाख का यहाँ पर मिला, और 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर मिला, प्लस ये मैच्योरिटी अमाउंट। हालांकि
20 साल पेमेंट करने के बाद आगे हमें पेमेंट नहीं करनी है, और 820 में 15 साल पेमेंट करने के बाद आगे हमें पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ तक देखने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता है कि प्रीवियस पॉलिसीज़ में इस और इस पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो ये हमने देखा कि मनी बैक कब कब आता है और मैच्योरिटी अमाउंट क्या होती है। तो एक बार अगर हम इस स्लाइड के ऊपर देखें तो यहाँ मैच्योरिटी की बात की गई है 820 नंबर टेबल की। 40% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद वेस्टेड रिवर्जनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों ही केसेस में, 820 में भी और 821 में भी 40% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलेगा प्लस टोटल बोनस 20 सालों का 820 में, 25 सालों का 821 में, और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें दोनों की मैच्योरिटी मालूम है। मनी बैक 20-20% 3 बार 820 में, और 821 में 15-15% 4 बार बीच में मिलेगा। अब डेथ की बात करते हैं। जैसे हमने कहा 815, अगर आपने प्रेजेंटेशन या प्लान अच्छी तरह पढ़ा है तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि दोनों में ही, अभी हम यहाँ पर हमने मैच्योरिटी बेनिफिट दिखाए, हम डेथ बेनिफिट के लिए सिर्फ 820 का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, 821 में भी एज इट इज़ वो चीज़ें फॉलो होंगी। यहाँ पर हम डेथ बेनिफिट की बात करेंगे। अगेन इंश्योरेंस वही हमारा 10 लाख रुपए का है। जो भी प्रीमियम आएगा, अगर कोई मिस हैपनिंग होती है कभी भी थ्रू आउट द टर्म, 30 साल से लेकर 50 साल तक, जब तक कि 20 साल की टर्म पूरी नहीं हो जाती, कभी भी कोई मिस हैपनिंग होती है, तो यहाँ पर जैसे 815 नंबर टेबल में आपने पढ़ा है, तो ये 10 लाख रुपए के लिए वहाँ पर इसको बेसिक सम अश्योर्ड बोलते थे। तो 800 नंबर 20 में 820 और 821 मनी बैक प्लान्स में भी इसको हम बेसिक सम अश्योर्ड ही बोलेंगे। प्रीमियम हम 10 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे, लेकिन जो एक्सीडेंटल कवर है, डेथ का कवर है, वो 2 केसेस होते हैं, एक नॉर्मल डेथ, एक एक्सीडेंटल डेथ। नॉर्मल डेथ पे 1.25 टाइम्स ऑफ 10 लाख रुपीज़ मिलेगा, मतलब, और प्लस बोनस जितने सालों के बाद डेथ हुई है। एक्सीडेंटल में हमने ये वाला जो पेमेंट है, इसके ये बेसिक है हमारा, तो एक्सीडेंटल राइडर भी इसी के ऊपर हम लेते हैं। तो जो नेचुरल पे मिलता है वो तो है ही है, प्लस एडिशनल 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पे और मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर नॉर्मल डेथ है तो 12.5 लाख रुपए प्लस बोनस, जितने भी सालों पॉलिसी चली है उतना। और अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 12.5 लाख प्लस 10, 22.5 लाख रुपए, प्लस जितने साल पॉलिसी चली है वो भी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्लियरली मेंशन है सम अश्योर्ड ऑन डेथ अलोंग विद सिंपल सम अश्योर्ड की उन्होंने डेफिनेशन अलग से दी हुई है नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर कि 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड। तो जो 10 लाख रुपए जो हमने इसके ऊपर प्रीमियम कैलकुलेट किया है, जिसके हिसाब से मनी बैक आ रहे हैं उसके 20-20% के हिसाब से, वो हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है। लेकिन जो डेथ पे मिल रहा है ये हमारा बेसिक है। सारे मनी बैक्स जो हैं इसके परसेंटेज के हिसाब से आएंगे, 20% ऑफ बेसिक, 20% ऑफ बेसिक, 25% ऑफ बेसिक। लेकिन डेथ पे सम अश्योर्ड मिलेगा, और सम अश्योर्ड बेसिक का जो है वो 1.25 गुना है या 125% है। एक्सीडेंटल राइडर अलग से हम कस्टमर को देते हैं, तो ये वाला फीचर अलग से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, सेम डिफरेंस नहीं है। 820 में भी ऐसे ही है और 821 में भी। 821 में भी 1.25 गुना या 1.25 टाइम्स ऑफ 10 लैक्स। इसी तरह से 821 में एक्सीडेंटल भी जो है वो भी आपका एडिशनल 10 लाख एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा आपको। तो मनी बैक डिफरेंस है, सम अश्योर्ड जो डेथ पे मिल रहा है वो दोनों ही पॉलिसियों में 820 और 821 में सेम है। यहाँ पर दिस इज जस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, तो ये दोनों ही पॉलिसीज़ पे के लिए वैलिड है। अगर हम बात करते हैं रिबेट की, तो जैसे 815 नंबर टेबल में है, 814 नंबर टेबल पे है, मोड रिबेट ईयरली पे 2% है। ईयरली अगर प्रीमियम लेते हैं तो 2% मिलेगा, हाफ ईयरली लेते हैं तो 1% मिलेगा, क्वार्टरली पे कोई रिबेट नहीं है। और यहाँ पर अगर हायर सम अश्योर्ड की रिबेट करें, ज़्यादा बड़ी पॉलिसी अगर लेना चाहते हैं, तो इसका जो रिबेट है वो 814 नंबर टेबल से मैच करता है। अगर आपने 814 नंबर टेबल पढ़ी है तो आप बिल्कुल भली भांति समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड, 3 पर 1000 है, इसको परसेंट नहीं कहेंगे, 3 पर 1000, और ऐसे ही
2 लाख से 4,95,000 की पॉलिसी लेते हैं तो ₹2 पर 1000 ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से इसमें रिबेट आएगी। सेम कंडीशन जो है, इसी तरह की रिबेट जो है आपकी 25 साल वाली पॉलिसी 821 में भी है। यहाँ पर लोन की बात दोनों ही पॉलिसीज में सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लोन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 साल के बाद मिल सकता है, और लोन जैसे हमने 815 814 नंबर टेबल में पढ़ा है, दोनों ही पॉलिसियों में अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो अप टू 90%, यहाँ अप टू मेंशन है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख देने वाली है कि अप टू में क्या होता है कि यहाँ तक मिल सकता है, ये नहीं कि 90% ही मिलेगा, वो टर्म के हिसाब से डिपेंड करेगा। और जो पॉलिसियाँ पेड अप हो चुकी हैं, लैप्स हो चुकी हैं, उनमें 80% तक लोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक अनदर फीचर है इसमें, शायद आप लोग इससे परिचित हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 820 की सरेंडर वैल्यू की, जैसे 815 में है, 814 में है, सेम तरह के गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल रही है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू सेम है। यहाँ पर जैसे 814 नंबर टेबल में थी, 815 नंबर टेबल में थी, 2 साल के अंदर अंदर आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। सर्विस टैक्स जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, बैक डेटिंग, ग्रेस पीरियड, नॉमिनेशन, असाइनमेंट वैसे ही होंगे जैसे कि 815 और 814 में हमने पढ़े हैं। अब थोड़ी सी बातें करते हैं इन पॉलिसीज को किस कैटेगरी, अब इसकी मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे, किस तरह से इसको मार्केट किया जाए, कैसे ये पॉलिसी किसी को दी जा सकती है। एक्चुअली कहना मैं ये चाहूँगा कि हर पॉलिसी के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी का मतलब एक स्टोरी होती है, एक एज एंट्री का हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के जो कस्टमर हैं, जैसे ही हमें हमारे कोई सामने आता है उसको हम वो पॉलिसी कैसे पिच करें, तो इसकी अपने आप में ही एक स्टोरी होती है। अगर आप अपनी तरफ से कोई अच्छी स्टोरी बना सकते हैं तो शायद आप ये पॉलिसी बड़ी आराम से बेच सकते हैं। एक 820 20 सालों के लिए, 821 25 सालों के लिए। लेकिन मेरी तरफ से देखता हूँ मैं किस तरह से मैंने उनको जो फीचर्स हैं वो बताने की कोशिश की है, क्योंकि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो अगर हम उन टॉपिक्स को एलेबोरेट नहीं करेंगे, हमें नहीं मालूम कस्टमर की किस तरह की ज़रूरत होती है, हमें 5 7 8 10 पॉइंट ऐसे बोलने पड़ते हैं कि शायद कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जो कस्टमर को पसंद आ सकता है और वो पॉलिसी ले सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मेक अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को कस्टमर को ज़रूर बताइए, भले ही वो इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है, एटलीस्ट एक बार आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको वो पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़रूर बताएं। बात करते हैं कि पॉलिसी को बेचा कैसे जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एजेंट के रोल के ऊपर बात करते हैं। एक एजेंट का क्या रोल है? जो इंश्योरेंस सेलिंग है वो T20 जैसे एक क्रिकेट होता है उसकी तरह से काफ़ी मैच करता हुआ होता है। जैसे T20 में एक बॉलर होता है, एजेंट यहाँ पर एक बॉलर की तरह से है। तो T20 में एक बॉलर होता है, उसको 5 या 6 जो हैं वो ओवर्स मिलते हैं उसको फेंकने के लिए, और हर ओवर में जो है 6 बॉल होती हैं, 6 बॉल्स होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर एजेंट जो होता है वो बॉलर होता है, और जो हमारा क्लाइंट होता है वो कस्टमर होता है। जो कस्टमर होता है वो हमारा बैट्समैन होता है। अभी हमारा काम क्या होता है, जो एजेंट है वो बोल डालता है कि पॉलिसी ले, पॉलिसी ले, पॉलिसी ले, और वो अलग अलग बैट्समैन को बोल डालता है। तो अलग अलग क्लाइंट्स को एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अलग अलग क्लाइंट्स को, और T20 जैसे क्रिकेट होता है तो हमारा जो दिन है वो डेली एक नए मैच की तरह होता है। एजेंट का जो दिन है, जो डेली का एक दिन है, वो एक नए मैच की तरह होता है। उसका काम होता है कि वो रोज जाए और 5-6 कस्टमर्स को जरूर मिले, क्योंकि अगर वो मिलेगा नहीं तो पॉलिसी जो है वो बेची नहीं जा सकती है। तो उसका काम क्या है, वो 5-6 नए कस्टमर्स ओवर्स डालेगा और 5-6 नए कस्टमर से बोलेगा कि हाँ पॉलिसी ले, पॉलिसी ले, पॉलिसी ले। और पॉलिसी अगर हमें नहीं मालूम किसकी कैसी ज़रूरत है, तो जब हम कस्टमर से मिलते हैं तो एक जो बैट्समैन, पहला क्लाइंट हमें मिला तो वो हमारे लिए बैट्समैन के जैसा हुआ, और 6 बॉल जैसे डालने का मतलब हो गया
कि हम 6 बार अलग अलग तरीके से उसको जो है समझाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीके से बॉल फेंकने की कोशिश करेंगे। एक में हम कहेंगे सर ये टैक्स सेविंग के लिए बहुत अच्छी है, दूसरी हम कहेंगे सर ये सेविंग के लिए बहुत अच्छी है, तीसरी सर ये डेथ इंश्योरेंस इसमें है, तीसरा इमरजेंसी में आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। सर कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो जो मनी बैक आता है उसको आपको सरेंडर पॉलिसी नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम चल जाएगा। सर इसमें लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। जब कस्टमर को हम उन पॉइंट्स के ऊपर एजुकेट करते हैं, बताते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बोल होती है, कोई ना कोई ऐसी लाइन होती है जो कस्टमर को सूट करती है और वो पॉलिसी ले लेता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एजेंटों को ये पॉइंट्स, सेलिंग वाले जो पॉइंट्स हैं, उनकी लिस्ट बना के उसको याद करना चाहिए। जो एजेंट पॉलिसी के फीचर्स 10-12 फीचर्स नहीं गिनवा सकता, मैं नहीं मानता कि वो इजी सेलिंग में एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट होने के लिए आपको अपनी जो बोल्स हैं, अपनी जो पॉलिसी हैं, उसके कम से कम 10-12 फीचर्स पता होने चाहिए। वही फीचर्स अभी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अगेन फिर मैं ये नहीं कहता कि वही सारे ऑप्शंस हैं या वही सारी स्टोरीज बनती हैं। कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और कस्टमर को समझा सकते हैं, लेकिन स्टोरी अगर है तो हम उसको अच्छी तरह समझा सकते हैं और हमें काफ़ी आसानी भी होगी इसके लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए थे। यूनिक सेलिंग फीचर्स ऑफ मनी बैक प्लान्स। क्या हैं वो फीचर्स? अभी एज एंट्री जो है 820 और 821 की 13 साल से है। तो हम किस तरह से लोगों को जो है बात कर सकते हैं? बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं किसी के पास, तो कस्टमर के पास हम पहुंचे, हमें पहले एक रिसर्च करनी पड़ती है, उससे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है पार्टी के बारे में कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, किस तरह का बिजनेस है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई है, किस तरह की पॉलिसी ली हुई है। तो जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो साथ ही साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें पॉइंट नहीं मिलता, कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने कहा अलग अलग तरीके से हमें बोल डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कुछ लोग अपने लिए इंश्योरेंस लेके रखते हैं, कुछ लोग बच्चों के लिए लेके रखते हैं। शायद एक एज ग्रुप है 13 से लेकर 17 प्लस तक, जो एज ग्रुप छूटा रहता है, जहाँ पर टीनेजर्स होते हैं। उन बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल ही नहीं है, ना तो वो चाइल्ड प्लान कैटेगरी में आते हैं, ना वो अडल्ट होते हैं। तो ये एक ग्रुप है जो हमेशा खाली रह जाता है। आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपको ये पॉइंट भी देखना, जब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और आपको पता चलता है कि बच्चे की एज 13 प्लस है और 17 से 18 से नीचे, क्योंकि 18 है तो फिर तो आप कोई प्लान दे पाएंगे, लेकिन 13 प्लस है और 17 से थोड़ी सी 18 से थोड़ी कम है, तो यहाँ पर मनी बैक प्लान सूट करते हैं। तो एज एंट्री जो हमने यहाँ पर देखी, 13 प्लस होने का फ़ायदा क्या है कि हम इस कैटेगरी को भी मनी बैक प्लान के माध्यम से टारगेट कर सकते हैं। वो कैटेगरी छूटेगी नहीं, क्योंकि 0 से 12 की जो एज है वो चाइल्ड प्लान की एज होती है और 18 प्लस में एडल्ट मेजर जो हैं वो सारे आ जाते हैं। पेरेंट्स ने पॉलिसी ली है नहीं ली है, लेकिन अगर हम एज की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं जिसकी एज 13 प्लस है, 14 है, 15 है, कोई भी एज है, तो अभी से एक हैबिट जो है वो डेवलप होगी। हालांकि आज तो प्रीमियम आप भरेंगे, लेकिन अगर आप यही चीज़ उसको सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी महसूस करेगा, बच्चा भी महसूस करेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक पॉलिसी ली है। और होगा ये कि फ्यूचर में उसको सेविंग की एक आदत पड़ेगी। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि एक कंसेप्ट है यहाँ पर लॉ ऑफ कंपाउंडिंग का। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? अगर हम आज फॉर एग्जांपल एक बच्चा है 13 का, उसी के हिसाब से हम एक एग्जांपल लेते हैं, और मान लीजिए रिटायर हो रहा है 60 पे, और पैसा जो है हर 8 साल में डबल होता है। तो हम देखते हैं 13 और 8 21, 8 यहाँ पर 21 हो जाएगा, उसके 8 साल के बाद ये 29 हो जाएगा, उसके फिर 8 साल के बाद ये 37 हो जाएगा, फिर उसके 8 साल के बाद ये 45 हो जाएगा, फिर 8 साल के बाद ये 53 होंगे, और फिर 8 साल के बाद 61 हो जाता है, तो राउंड फिगर 60। अभी ये चीज़ क्यों ज़रूरी है बच्चों को बतानी? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने आज 1 लाख रुपया FD कराई, तो अगर वो बच्चा 60 तक चला, रिटायरमेंट तक उसने पैसा नहीं विड्रॉ किया,
तो क्या अमाउंट होगा? अगर हम कह रहे हैं 8 साल में डबल, तो ये जब वो 21 का होगा 2 लाख हो चुका होगा, 29 का होगा 4 लाख हो चुका होगा, 37 का होगा तो ये 8 लाख हो चुका होगा, 45 का होगा 16 लाख हो चुका होगा, 53 का होगा 32 लाख हो चुका होगा और 61 का होगा तो 64 लाख रुपया हो चुका होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लमसम पैसा डिपॉजिट करिए। हाँ, अगर एक हैबिट आज से शुरू करेंगे पैसा सेव करने की, तो एक बच्चे को भी आदत पड़ेगी कि हाँ पैसा बचाना ज़रूरी है, वो भी इस सेविंग की इम्पोर्टेंस को समझेगा और अपनी लाइफ में अर्निंग के साथ साथ सेविंग करेगा तो उसको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब कभी भी रिटायरमेंट होगी उसकी या उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो कभी वो खाली हाथ नहीं होगा, किसी के आगे उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और 13+ या इस तरह के बच्चों का बीमा करने का दूसरा फ़ायदा ये है, एक तो हो गया उसको आप ये समझाइए कि सेविंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग बच्चे को पता चलेगी। दूसरा, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास पैसे नहीं हैं या बच्चा भी असमर्थ है पेमेंट करने में, तो जो मनी बैक आएगा वो पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, उसी से इंस्टॉलमेंट आप भर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग का और सेविंग डेवलप करने का, क्योंकि हर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उसके बच्चे के अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप हों, तो सेविंग से रिलेटेड अच्छी हैबिट डेवलप होंगी तो ये वाला एक पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो एक्सपीरियंस कम होता है, उसको भी जैसे ही जॉब लगेगी LIC एजेंट्स या दूसरे लोग जो हैं वो पीछे पीछे घूमते हैं, उनको फॉलो करते हैं ताकि वो नई इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन क्योंकि आप समझदार हैं, आप आज ही एक इन्वेस्टमेंट ऐसी करेंगे जिससे कि 20 साल तक की उसकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, उसको जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना पड़ेगा। तो आप आज ही अच्छी पॉलिसी लेके उसको इंश्योर भी कर सकते हैं, उसके अंदर सेविंग की हैबिट डेवलप करवा सकते हैं, उसे बचा सकते हैं कहीं वो किसी प्राइवेट कंपनी की कोई पॉलिसी ना ले ले किसी के गलत झांसे में आके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप बोल सकते हैं। तो 13+ वाली जो सेगमेंट है वो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम इस सेगमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं। हायर मनी बैक आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी ली, कुछ लोग होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है, तो बिजनेस में हमेशा ही पैसे की लेन देन बहुत ज़्यादा होती है, कभी पैसे बहुत ज़्यादा हैं, कभी पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो अभी जिन्होंने नया नया जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, जैसे नए लोग जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, अनमैरिड हैं, वो हमेशा इस टाइप की पॉलिसी मांगना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा है आपके पास जिससे कि कम टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो मांगते हैं। तो जो मतलब यूथ है आज का, वो जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग नहीं समझता है, तो उसको हम समझा सकते हैं कि एक और तरह से बोल डाल के कि हाँ, आपका जो मनी बैक है वो एक टाइम के बाद आएगा तो आपको सपोर्ट मिलेगी। सेम स्टोरी है बिजनेसमैन के साथ कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 20 साल के बाद ही पैसा मिलेगा, 5 साल के बाद भी। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलें, एग्जाम्पल अगर 30 ईयर्स पे भी लेते हैं, तो मान लीजिए इसकी जो, चलिए ठीक है, मैं इसकी एग्जैक्ट प्रीमियम कैलकुलेशन लिखता हूँ जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। एज 30 हमने ली, 30 की एज पे अगर हम 10 लाख रुपए की पॉलिसी किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो जो हमारा प्रीमियम आता है वो आता है 78,058 रुपीज़ पर एनम। और 5 साल के बाद जब वो 35 ईयर्स का होगा तो 2 लाख रुपए 820 नंबर टेबल में वापस आएंगे और 821 नंबर टेबल में जो वापस आएगा वो आएगा 1.5 लाख रुपया। जब 1.5 लाख आ रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि प्रीमियम भी उसका कम होगा। आपको प्रीमियम भी मैं बता देता हूँ 821 का क्या होगा, वो होगा 60,175। सर्विस टैक्स वगैरह लगा के सारा का सारा जो प्रीमियम है, ये वो सारा प्रीमियम है कि 821 नंबर जो कि 25 साल के लिए, जिसमें 20 साल पेमेंट करनी है, उसमें प्रीमियम आएगा 60,000 और इसमें आ रहा है 78,000। अभी जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, 35 साल में 2 लाख रुपए उनको वापस मिलेंगे एज ए मनी बैक और इसमें 1.5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो फीचर 820 में होंगे वैसे ही हम 821 को भी पिच कर सकते हैं। अगर इसको देखा जाए इंटू 5 किया जाए तो लगभग अप्रोक्स राउंड फिगर्स को 80 लेते हैं तो नियरली 4 लाख रुपए हमने दिए
उसका 50% तो वापस ही आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल क्रंच है, एक तो बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर लोन की ऑप्शन अवेलेबल है। 3 साल के भरते ही अगर बंदे को लगता है कि नहीं वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उसके ऊपर लोन लेकर ये अपनी पॉलिसी को आप कंटिन्यू, जो कस्टमर है वो कंटिन्यू कर सकता है। लोन में भी जो जो भी उसको लोन मिलेगा वो प्लस पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी। और लोन आज ले भी लिया है तो 1 या 2 इंस्टॉलमेंट ही देनी पड़ेगी, फिर मनी बैक आ जाएगा, जिससे कि वो अपना लोन भी चुका पाएगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी चुका पाएगा और उसकी पॉलिसी भी लैप्स नहीं होगी। तो लिक्विडिटी की जहाँ तक बात करते हैं तो लोन एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर आता है। एक तो मनी बैक तो है ही है, जो कि एक सर्टेन इंटरवल हर 5 साल में एक बार आपको मौका देता है कि आप अगली 2 इंस्टॉलमेंट, अगली 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। मनी बैक आ गया तो फिर 8 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगला मनी बैक 10 साल के बाद आना है, लेकिन एक बार मनी बैक आ गया तो अगले 3 साल तो इसी में से निकाल सकते हैं। ज़रूरत हो तो इसको यूज़ करो, नहीं तो इसकी एफडी कराओ, इसको री इन्वेस्ट करो और अगली 2-3 इंस्टॉलमेंट यहाँ से निकलेंगी। और फिर दोबारा अगर परेशानी आती है तो फिर लोन ले लीजिए। लोन लेते हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो खुद लोन से भर सकते हैं, प्लस 10 साल में फिर मनी बैक आ जाएगा। तो इस जैसी जो मनी बैक जैसी पॉलिसी है शायद मिलती ही बड़ी मुश्किल से हैं। और LIC ने जो नई पॉलिसी लॉन्च करी है वो तो बहुत अच्छी है, जिसमें कि इंश्योरेंस कवर बढ़ा के दिया है। तो एक बिजनेसमैन को ये समझाने की ज़रूरत होती है कि सर आप पॉलिसी ले लीजिए, और ये पॉलिसी तो ऐसी है कि भले ही बिजनेस में फ़ायदा हो या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पैसे नहीं होते आपके पास, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल के लिए आप लोन ले लीजिए, बाकी जो मनी बैक आएगा वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वहाँ से पूरा हो जाएगा, और आपका जितना भी कर्जा जो आपने लोन वगैरह लिया होगा वो सारा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 साल में कोई कर्जा नहीं लिया तो मनी बैक आएगा। इस मनी बैक को आपको कहीं ज़रूरत है तो वहाँ खर्चिए, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो बैंक में इसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। री इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 3 साल की इंस्टॉलमेंट यहीं से निकल जाएगी। और अगर आप ठीक ठाक इसको मैनेज कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी भी लेवल पे इसको परेशानी होगी। यही जो कंसेप्ट है ये हम जो नए लड़के हैं जिन्होंने नई नौकरी ज्वाइन की है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको भी अगर यही वाला पॉइंट बताते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ सकता है कि सर सेविंग तो देखो करनी ही है, जो 20 साल के बाद पैसा मिलेगा वो सारा आपका होगा, लेकिन आप एक ऐसी मनी बैक एंडोमेंट की जगह, जीवन आनंद की जगह, अगर उसको जीवन आनंद पसंद नहीं आ रही है तो ये पॉइंट हम उसको बता सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप ये पॉलिसी ले लीजिए। अगर इसको आप सेव करेंगे तो डेफिनेटली मैच्योरिटी आपको अच्छी मिलेगी, री इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी मैच्योरिटी मिलेगी, लेकिन अगर री इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तो चिंता की ज़रूरत नहीं। प्राइवेट जिनकी जॉब है उसको भी ये पॉलिसी अच्छी लग सकती है कि सर कोई बात नहीं, आज आप पॉलिसी ले लेंगे और कल को जॉब है नहीं है किसी कारणवश, अब जो भी रीज़न है, तो उसमें आप इस पॉलिसी को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो IRDA ने एक और पॉइंट यहाँ डाला है कि 2 साल के अंदर पॉलिसी आपको रिवाइव करानी पड़ेगी, उससे भी आप बच सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मनी बैक जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होती है इन नए हालातों में, इन बदले हुए हालातों में। जब IRD ने 2 साल की लिमिट लगा दी है कि पॉलिसी लैप्स होगी तो रिवाइव नहीं करा पाएंगे, तो वहाँ पर मनी बैक जैसी पॉलिसी जिसमें लोन भी मिल रहा है, री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी हैं, मनी बैक भी आता है, तो ये लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे फीचर्स बनते हैं। अब कुछ लोग एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है री इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ मनी इज नॉट रिक्वायर्ड। पैसा नहीं चाहिए तो उसको री इन्वेस्ट करिए, री इन्वेस्ट होगा तो अगर कभी फ्यूचर में फाइनेंशियल क्रंच आता है तो उस पैसे से हम इसके इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अगर अगले साल पैसा नहीं है तो उसी पैसे को उठा के उससे हम इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय वे ऑफ मनी बैक, मनी बैक के माध्यम से भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये यूथ को पसंद आ सकता है। तो अभी हम यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि किस किस सेगमेंट के लिए ये पॉलिसी अच्छी हो सकती है। नंबर 1, जो बिजनेसमैन हैं या कहें सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए पॉलिसी बहुत अच्छी है। दूसरा, यूथ जिनकी उम्र 18 साल से, 18 भी ना बोलें, जो खुद फैसला ले सकते हैं, जो खुद जॉब कर रहे हैं, 18 से 25 जो अनमैरिड हैं, और जो 13 साल से ऊपर हैं, अगर उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको ये पॉलिसी दे सकते हैं।
तीसरी, जो लोग प्राइवेट फर्मों में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए पॉलिसी बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, तो वो पेमेंट, ये पॉलिसी जो है लैप्स नहीं होगी। तो ये जो 3 कैटेगरीज आती हैं, इनको तो आप डेफिनेटली दे ही सकते हैं। प्लस आप सोचिए कि कैसी एक स्टोरी हो सकती है जो इस पॉलिसी के साथ आप अटैच करें और ये पॉलिसीज़ आगे तक चल सकती हैं। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फर्दर कुछ सोचिएगा तो कुछ और पॉइंट्स भी निकल के आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि टैक्स बेनिफिट के ऊपर। कस्टमर को जितने पॉइंट्स बताओगे आप, उतने ज़्यादा ही चांसेस हैं पॉलिसी सेल होने के। तो अगर हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे मनी बैक पॉलिसियाँ एक वरदान की तरह होती हैं उन लोगों के लिए जिनको टैक्स लगता है। मान लीजिए यहाँ पर एक, हम थोड़ा सा, जो टैक्स वाले लोग होते हैं उनकी इनकम थोड़ी अच्छी होती है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल 1 CR का अगर हम लें, तो अगर किसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली हुई है, तो मान लीजिए 7 लाख रुपए प्रीमियम है, तो जो मनी बैक आएगा वो 10 लाख रुपए आएगा। जो ये HNI क्लाइंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं हम। इनके पास इतना पैसा होता है कि जितना भी पैसा, चाहे सेविंग में भी ये रखते हैं तो भी इनका, या बैंक में भी उनको पैसा रखता है तो भी इतना टैक्स लगता है कि वो उस पैसे को बचा ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उसके पड़े हुए पैसे, जो बैंक में भी पैसे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो पहले तो उसको ये बताने की ज़रूरत है, जो टैक्स वाले लोग हैं यहाँ पर, उनको बताने की ज़रूरत होती है कि सर मान लीजिए, हालांकि 1 करोड़ शायद आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बड़ी पॉलिसियों के ऊपर भी बात करें। इससे हमें हमारी जो हैबिचुअल 1 करोड़ की बात करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 7 लाख रुपीज़ जो है इन्वेस्टमेंट की, तो डेफिनेटली सी बात है 80C बहुत बड़ा उसके लिए क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन 10 लाख रुपए का कोई है, उसने इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट लिया है, 30% स्लैब में वो होता है, तो नियरली 21,000 रुपये उसने बचाए टैक्स के माध्यम से। अगर मान लीजिए चाहे 1 करोड़ रुपये भी किसी के पास है, सारे पॉइंट्स मैंने जैसे कहा, पता नहीं कौन सा सूट करेगा नहीं करेगा, लेकिन बताने, डिस्कस करने वाली बात है कि सर अगर 80C में आप इस पेमेंट को सेव करते हैं, चाहे 1 करोड़ की हो 7 लाख के लिए, चाहे 10 लाख की हो 70,000 के लिए, तो 21,000 रुपये। मैं इसका 2 लाख नहीं कहूँगा, मैं 7,000 के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर वो 80C में इसको टैक्स बेनिफिट लेता है, तो आप पूरा, अगर 80C यहाँ से पूरा होता है तो 30,000 रुपये उसके टैक्स में बचते हैं। आप बोलिए, बोलना ज़रूरी है। 5 सालों में उसने 1.5 लाख रुपया जो है वो टैक्स के माध्यम से बचाया। अभी अगर ये पैसा उसका FD में पड़ा होता, कुछ भी होता और उसको वापस मिलता, तो सबसे बड़ी बात होती कि इसके ऊपर TDS कटता। लेकिन जो HNI है उसको ये कहने की ज़रूरत होती है कि सर आपका 10 लाख रुपए आ रहा है, LIC इस पर कोई टैक्स नहीं काटेगी, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। जो प्रीमियम हम बता रहे हैं, जो भी प्रीमियम है, चाहे 70,000 10 लाख पे है, 1 करोड़ पे 7 लाख है, 80C सेक्शन होता है, उसके माध्यम से जो भी प्रीमियम हम पे करते हैं उस पे 1 लाख की लिमिट होती है और वो 1 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं 10 लाख की, तो 10 लाख जो आया है ये पूरी तरह से टैक्स फ्री हुआ। अगर ये HNI की भी बात करूँ मैं, मान लीजिए आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है बैंक में, एक व्यक्ति ने उसमें 10 लाख रुपए जमा कराए, FD कराई, 4 साल के बाद वो FD मैच्योर हो रही है, तो 9% के हिसाब से नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि ये जो इनकम होती है ये उसकी इनकम में ऐड हो जाती है और इसके ऊपर उसको 30% टैक्स देना पड़ता है, तो 2.7% टैक्स हो गया। तो अगर इसमें से निकालेंगे तो 6.3% इफेक्टिव उसको मिलता है, बाकी तो सारा टैक्स में चला जाता है। तो ये चीज़ हम उनको बता सकते हैं, सर आपका पैसा तो वैसे ही बैंक में पड़ा हुआ है, अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम जो 10 लाख रुपए है इसके ऊपर तो आपको टैक्स नहीं लगा, ये सारा टैक्स फ्री है, प्लस आपका 1 करोड़ इंश्योरेंस भी चल रहा है, सॉरी 20 लाख, 20% आएगा। 20 लाख रुपया जो आया वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, कोई वो नहीं लगेगा। मान लीजिए अगर वो कहता कि 9% उनके लिए नहीं होता जो HNI है, उनके लिए 6-6.5% होना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये पैसा बच रहा है तो सारा का सारा टैक्स फ्री है। तो ऐसे लोगों को बताइए कि सर कभी भी पैसा जो वापस आ रहा है 20 लाख रुपीज़, जो 20% ऑफ 1 CR है वो वापस आएगा तो टैक्स फ्री है।
और दूसरा, आपके बैंक में तो वैसे ही 1 CR 2 CR रुपीज़ पड़े हुए हैं, पड़े पड़े तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ अगर आप एक बीमा एडिशनल करा लेते हैं तो आपका 2 CR जो 1 CR है वो डबल हो जाता है। खुदा न खास्ता कभी कोई मिसहैपनिंग होगी तो अभी बैंक में 1 करोड़ पड़ा है, और अगर मिसहैपनिंग हो जाती है तो परिवार को डबल हो के पैसा मिल रहा है। और अगर नहीं होता तो LIC भी बोनस दे रही है, तो कुछ ना कुछ घूम फिर के वो पैसा वापस ही आपके पास पहुंच रहा है। तो इस तरह से भी हम उसको गाइड कर सकते हैं। और जो मैच्योरिटी आएगी वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर भी कोई भी व्यक्ति जो है टैक्स नहीं काट सकता। तो टैक्स वाला जो पार्ट है वो भी कस्टमर को जरूर बताइए कि जो मैच्योरिटी है वो अंडर सेक्शन 1010D, और जो प्रीमियम है वो अंडर सेक्शन 80C के तहत उस पर टैक्स रिबेट मिलती है, उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होता। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है कि पहले ही उसके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और मनी बैक लेता है, तो हर साल में तो हर 5 साल में एक अच्छा खासा 20 लाख रुपए वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका पैसा यूज़ भी होता है, उसका इंश्योरेंस भी 1 CR का चलता है, उसके पैसे पे रिटर्न्स भी आ रहे हैं, टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी है, सारे फीचर्स हैं, और इमरजेंसी में लोन भी ले सकता है वो। तो कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। तो कोई अगर HNI क्लाइंट मिलता है तो उन जो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से, वो पॉइंट भी आप बताइए, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से बताइए, और दूसरी चीज़ों के हिसाब से भी ये पॉइंट बताइए। और सबसे अच्छी बात है कि LIC में पैसा सेफेस्ट तरीके से इन्वेस्ट होता है। इस पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। LIC एक ऐसी कंपनी है जो सेफेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, इससे सेफ तो ना बैंक भी नहीं है। तो अगर बैंकिंग लॉ आपको पता है और LIC की पॉलिसी की सॉवरेन गारंटी की आपको बात पता है, तो आप पाएंगे कि LIC ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यहाँ पर नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ। मनी बैक जो है वो टैक्स फ्री है, टैक्स सेविंग के लिए अच्छी है। और अगर टैक्स रिटर्न्स को कंसिडर करें तो HNI जो अच्छे हायर इनकम ग्रुप है उनकी टैक्स वगैरह डिडक्ट करके आप इस पॉलिसी के रिटर्न देखेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छे और लुक्रेटिव ये पॉलिसी रहेगी। 820 भी, और साथ ही साथ बात कर रहे हैं 821 की। डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के लोगों को आप पिच कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप इसकी बात करिए। एक अच्छा पॉइंट है लिमिटेड पेमेंट, ये पहले कभी नहीं होता था। लिमिटेड पेमेंट का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है, जैसे 820 में हमें 15 साल पेमेंट करनी है, 820 जो मनी बैक है उसमें हमने 15 साल ही पेमेंट करनी है, और 821 में जो हमें है, जो 25 साल की पॉलिसी है, उसे हमें 20 साल ही पेमेंट करनी है। ये अच्छी है, ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। भले ही कुछ लोग जैसे 70 की मैच्योरिटी है, 70 पे कोई सी भी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, तो हमें ऐसा होता था कि 70 तक मैच्योरिटी का मतलब होता था जो हायर एज ग्रुप है, जो 45 के आसपास 50 के आसपास के जो लोग होते थे, उनको हमेशा ही रहता था कि यार मैच्योरिटी तक इस पॉलिसी को चलाना मुश्किल होगा। लेकिन 5 साल का जो प्रीमियम हॉलीडे दिया है वो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी के लिए भी एक अच्छी बात है, जिनके 15 साल रिटायरमेंट के हैं और पॉलिसी जो है 5 साल फ्री में चलेगी, फ्री में कवर मिलेगा। तो अगर हम कहते हैं 50 साल के व्यक्ति को लेते हैं या 45 साल के व्यक्ति को ये पॉलिसी देते हैं, और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या एक्टिवली वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो शायद उसके लिए ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी होगी कि 15-20 सालों तक पेमेंट देनी है। जब तक कि वो एक्टिवली जॉब पर है तब तक पेमेंट देनी है, उसके अगले 5 साल तक तो उसको इसका इंश्योरेंस कवर रहेगा और किसी तरह की कोई उसको परेशानी होगी नहीं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसी लिमिटेड वाली, बहुत से लोग जैसे यूथ कहता है, जो नई जनरेशन है 18 से 25 के लिए, जो जो लोग नए काम करने निकले हैं, वो भी चाहते हैं कि पेमेंट हमें कम करनी पड़े, तो उनका ये फीचर अगर हम उसको बताते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा उनको कि इसमें पेमेंट जो है वो कम टेन्योर तक करनी पड़ेगी और इंश्योर्ड रहेंगे आप एक ज़्यादा टाइम के लिए। एक कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिसीज कैसी हैं, अच्छी हैं, नहीं हैं। हर पॉइंट से आप इसको देखिए, कस्टमर ओरिएंटेड हैं ये पॉलिसीज। हायर डेथ बेनिफिट, हायर डेथ बेनिफिट का जो पार्ट है वो आप एक बार डिस्कस मैं आपको दोबारा करना चाहूँगा। एक तो LIC ने ही कह दिया है कि जो भी 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका 1.25 गुना मिलेगा, 12.5 लाख रुपए का ये जो है
इंश्योरेंस कवर मिलेगा और प्रीमियम भी कम हुआ है। अगर आप इसको पुरानी पॉलिसी जो कि 75-20 थी, 820-20 को 75-20 से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीमियम तो कम हुआ ही है, लेकिन इंश्योरेंस कवर भी ज़्यादा मिल रहा है। इसके साथ साथ जो एक पॉइंट है, अगर डेथ मान लीजिए 16वें साल में होती है, 10वें साल में होती है, तो जो मनी बैक उसको मिल चुका है उसकी डिडक्शन भी नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं बोनस की, एंडोमेंट टेबल से कैसे बेटर है ये, एक हम यहाँ पर एंडोमेंट टेबल की बात करते हैं, यहाँ पर मनी बैक की बात करते हैं। दोनों की टर्म 20-20 साल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल, अगर एंडोमेंट में डेथ होती है, जीवन आनंद में डेथ होती है, तो 12.5 लाख रुपए प्लस बोनस मिलता है। मनी बैक में भी 12.5 लाख रुपए प्लस बोनस मिलता है। लेकिन अगर डेथ यहाँ पर 5 साल, 10 साल और 15 साल बीत चुके हैं और फिर डेथ होती है, तो दोनों में ही पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मनी बैक पॉलिसी में मनी बैक भी ले चुके हैं आप, 2-2 लाख रुपए करके वो पैसा भी ले चुके हैं और डेथ बेनिफिट भी है। तो ऐसा नहीं है कि हर महीने में एंडोमेंट पॉलिसी ही बेटर होती है, मनी बैक पॉलिसी भी बेटर है इंश्योरेंस कवर के हिसाब से, क्योंकि आपको इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो आप मनी बैक ले गए हैं उसका डिडक्शन भी नहीं होता है। अगर 19वें साल में भी डेथ होती है तो जो जीवनानंद में मिल रहा है, जो एंडोमेंट में मैच्योरिटी मिल रही है, वो तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ जो आपने मनी बैक का अमाउंट 2-2 लाख रुपए लिया या 821-25 में आपने 4 बार मनी बैक लिया, वो मनी बैक भी डिडक्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाले फीचर्स, जैसे मैंने कहा कि एजेंट वो है, अगर एजेंट वहाँ जाके कस्टमर के पास जाके उसको बताएगा नहीं तो पॉलिसी सेल होनी मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको बताओगे तो एक अच्छा फीचर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और भी जो है कि इंश्योरेंस कवर, देखिए हालांकि चीज़ें बड़ी आसान है, मैं नहीं कहता आपको नहीं मालूम होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन जब बात करते हैं बोलने के ऊपर की बात आती है, अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं, कस्टमर को आप समझा रहे हैं, उसको शायद वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक और पॉइंट है हायर इंक्रीजिंग रिस्क कवर। सबको पता है कि अगर डेथ होती है तो सम अश्योर्ड जो कि 1.25 गुना है बेसिक सम अश्योर्ड का, प्लस बोनस इनटू ईयर्स मिलेंगे। जितने सालों की डेथ हुई उतने सालों का बोनस इसमें ऐड होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें इंश्योरेंस बढ़ता है विद एज, तो शायद इट हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट। सम अश्योर्ड प्लस बोनस बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम कहें, इसी बात को मैं घुमा के कहूँ कि सम अश्योर्ड जो है, जो इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ता जाएगा एज के साथ, चाहे आपका प्रीमियम पे कर रहे हैं, एक प्रीमियम हॉलीडे आ जाता है 5 साल, जब मैच्योरिटी से 5 साल पहले भी अगर आप किस्त नहीं भी भर रहे हैं तभी भी आपका इंश्योरेंस बढ़ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं कस्टमर सोचता है कि मेरी एज बढ़ रही है तो प्रीमियम भी बढ़ रहा है। बोनस की बात करें, हालांकि चीज़ वही है, अगर आज 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, 12.5 लाख रुपए इंश्योरेंस है, हर साल 50,000 रुपये, 60,000 रुपये बोनस ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इंश्योरेंस कवर बढ़ रहा है। लेकिन उसको ऐसे ना कह के कि हाँ बोनस भी है, अगली बात हम दोबारा ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ सर आपका इंश्योरेंस भी जो कवर है वो भी बढ़ रहा है। ओवर एज आपकी बढ़ेगी तो आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा। आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार नई पॉलिसी लें, एटलीस्ट आप उसको कहिए। अगर आप ये कहेंगे तो न इनमें से, जैसे मैंने कहा कि एक एजेंट एक बॉलर होता है, पता नहीं कौन सी बॉल यॉर्कर आ जाए, कौन सी कैसी आ सकती है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स 15-20 पॉइंट की लिस्ट बनाएं और अपनी खुद की एक स्टोरी डेवलप करें और उस स्टोरी को कस्टमर को समझाएं, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपकी पॉलिसी सेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि एज एंट्री को याद करिए, पॉलिसी के फीचर्स को याद करिए। जब हम बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको चीज़ें याद कराते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस प्रोफेशन में हम हैं वहाँ की चीज़ें हमें याद हों, कंठस्थ हों, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हों। और जितने पॉइंट्स आप ज़्यादा बनाएंगे कि उस पॉलिसी के फीचर में बात करने के लिए पता नहीं कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कस्टमर को पसंद आ सकता है और वो पॉलिसी आपसे ले सकता है। जो व्यक्ति बोलेगा ही नहीं उसके चांसेस बिल्कुल कम है पॉलिसी सेल करने के, लेकिन जो ज़्यादा बोलेगा, जो फीचर्स के बारे में बात करेगा, उसको उस पॉलिसी की अच्छाइयों के बारे में बताएगा, तो कहीं ना कहीं उस पॉलिसी को बिकने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है
आपको ये पसंद आया होगा, लेकिन इसको देखने से पहले अगर 815 एक बार आप टेबल देख लेंगे या पढ़ लेंगे या 814 नंबर टेबल पढ़ लेंगे तो IRDA की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके बाद आपको ये पॉलिसी पूरी तरह से समझ आएगी। इसमें 820 और 821 जो है वो दोनों पॉलिसियाँ एक साथ कवर हो जाती हैं। थैंक यू।